एक बार 6 मेधावी वैज्ञानिक छात्र एक शोध पे लगे थे। ये छात्र की एक ही त्रुटि थी, बेचारे अंधे थे, लेकिन शोध पे लगे हुए थे। शोध का विषय था कि भाई ये हाथी कैसा दिखाई देता है। तो अब सब पहुंच गए अपनी लेबोरेटरी में, जंगल में, और लेबोरेटरी ऑपरेटस हाथी के ऊपर शोध करने लगे, टटोलने लगे। और फिर उसके बाद विचार करने लगे, मॉडलिंग करने लगे अपने मन में, अपने मानसिक पटल में एक चित्र का चित्र बनाने लगे। और इस प्रकार से अलग अलग शोध के परिणाम और रिजल्ट्स इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश किए कि हाथी क्या है। लेकिन भाई हाथी तो सांप या पेड़ या दीवार या रस्सी जैसा नहीं होता है। तो त्रुटि कहां से हो गई यहां पे? ये प्रश्न है पूछने वाला। कहां गड़बड़ हो गई? क्या ये अंधे लोग कभी नहीं जान सकते कि हाथी क्या है? या गड़बड़ केवल इतनी ही हुई है कि जो माध्यम इन मेधावी छात्रों ने चुना है हाथी को समझने का, उस माध्यम की एक सीमा है। वो माध्यम लिमिटेड है, उसकी एक सीमा है। और वो सीमित परिणाम को यदि पूर्ण परिणाम माना जाए तो वहां बड़ी भूल हो जाती है। तो इसलिए हमको जीवन में भी कौन सा माध्यम हम अपना रहे हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वो माध्यम एक सीमा, एक दायरा बना देता है जिसके बाहर हम जान नहीं सकते। और यदि उस सीमित ज्ञान को हम असीमित समझें तो इसलिए हमारा जीवन जो है वो इनकम्प्लीट हो जाता है। हमारे जीवन में हमारे जीवन की उथल पुथल हमको समझ में नहीं आती है। हमारा जीवन जो है एक एम्प्टी हो जाता है, एक शून्य हो जाता है। तो इसलिए हमको जानना है कि किस माध्यम से हम जीवन का ज्ञान, सृष्टि का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के 3 माध्यम हैं। प्रत्यक्ष मतलब जो हम अपने इंद्रियों से अनुभूति कर सकते हैं। अनुमान मतलब जो हम अपने मन से चित्रण करते हैं। और शब्द का मतलब है जो हम एक अथॉराइज्ड, एक बोनाफाइड, एक प्रामाणिक स्तोत्र से सुने, एक एक्सपर्ट से सुने। प्रत्यक्ष प्रमाण जो हमको दिखता है वही प्रमाण है, ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण का बोलना है। लेकिन हमको कई चीज ऐसी दिखती हैं जिनको हम मानते ही नहीं हैं। जैसे ये 2 रेलवे लाइन, रेल की पटरी मिलती हुई दिखाई देती हैं। एक कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर के सामने जाएंगे तो बड़ी अजीबोगरीब खौफनाक शक्ल दिखाई देती है, लेकिन हम विश्वास नहीं करते उस पर, लेकिन घबरा जाएंगे नहीं तो। सड़क पे कई बार पानी दिखाई देता है गर्मियों में, मिराज, वो डंडी टेढ़ा दिखाई देता है, पानी में रिफ्रैक्शन है, तो हम विश्वास नहीं करते हैं। और कई ऐसी चीजें जीवन में जिनको हम विश्वास करते हैं लेकिन दिखाई तो देती नहीं। हवा कहाँ दिखाई देती है, इलेक्ट्रॉन कहाँ दिखाई देते हैं, अरे हमको खुद से अपने आईलिड भी दिखाई नहीं देते हैं, है कि नहीं? तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि केवल हमारी इंद्रियों की अनुभूति से हमको ज्ञान सही प्राप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कारण है कि हमारी इंद्रियां जो हैं सीमित हैं। हम 400 से 700 नैनोमीटर के बाहर देख नहीं सकते। हम 20 से 20,000 हर्ट्ज के बाहर सुन नहीं सकते। कोई चीज़ बहुत पास से दिखाई नहीं देगा, बहुत दूर है दिखाई नहीं देगा। तो हमारी इंद्रियां जो हैं हमारे ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता को सीमित कर देती हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां जो हैं वो इम्परफेक्ट हैं, उसमें भी है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे हमारे अंदर कई सारे दोष हैं। एक दोष है कि हमारी इंद्रियां जो हैं सीमित हैं, इम्परफेक्ट हैं, परिपूर्ण नहीं है। अभी यदि कोई बोले नहीं भाई इंद्रियां तो परिपूर्ण, इंद्रियां तो सीमित हैं, लेकिन हम गैजेट्स तो बहुत बड़े बड़े प्रिसाइज बना रहे हैं,
तो गैजेट्स तो हम बहुत अच्छे बना रहे हैं, लेकिन इस प्रश्न को तो इसीलिए गैजेट से हमको और ज़्यादा ज्ञान अर्जन हो जाएगा। तो इस प्रश्न को उत्तर दिया है नोबेल लॉरिएट यूजीन विग्नर ने। वो बोलते हैं कि जब आप कॉस्मिक ग्रहों के चित्र बनाते हैं तो चित्र तो जितना भी प्रिसाइज आए, लेकिन आप जो समझेंगे अपने इंद्रियों से ही तो समझेंगे। तो इंद्रियों और दूसरा बात कि जो मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट आपका टेलीस्कोप ज़्यादा प्रिसाइज है, ज़्यादा निपुण है, लेकिन उसको आप अपने हाथों से अपने इंद्रियों से ही तो ऑपरेट कर रहे हैं, और बनाया भी तो इंद्रियों नहीं है। तो इसलिए इंद्रियों का जो डिफेक्ट है उसको कभी भी हम क्रॉस नहीं कर सकते, उसके बाहर कभी नहीं जा सकते। तो ये तो एक दोष हो गया, लेकिन और भी बहुत दोष है। दूसरा दोष है कि हम भ्रमित हो जाते हैं। अभी देखिए, गुलाब जामुन के खाने के बाद एक संतरे का फाकी खाया जाए, थोड़ा खट्टा रहेगा, लेकिन उसके बाद नींबू चख के फिर से उस संतरे का फाकी खाया जाए, थोड़ा मिठास आएगा। तब एक ही संतरा कैसे खट्टा और मीठा दोनों हो सकता है? तो बात यह है कि हमारी इंद्रियां जो हमको परिणाम देती हैं वो तथ्य नहीं है, वो तो रिलेटिव है। वो तो निर्भर करता है कि पहले का क्या हुआ है हमारे साथ। इसको बोलते हैं कंडीशनिंग, को बोलते हैं कंडीशनिंग। जैसे जो लोग रेलवे स्टेशन या रेलवे लाइन के पास रहते हैं, कई बार वो ट्रेन की सीटी और प्रेशर कुकर की सीटी में भूल खा जाते हैं। अब देखिए इस चित्र को। अब प्रश्न ये है कि ये चित्र भाई किसका है? एक बूढ़ी वृद्ध नारी का है या एक छोटी लड़की का है, एक यंग लड़की का है? अब किसी को बूढ़ी नारी दिखेगी, किसी को छोटी लड़की दिखेगी। अब बूढ़ी नारी तो ऐसे देख रही है इस दिशा में, और छोटी लड़की डायगनली देख रही है। तो बूढ़ी नारी की जो नाक है वो छोटी लड़की की ठोड़ी है, छोटी लड़की का जो नेकलेस है, गले का पट्टा है, वो बूढ़ी नारी का मुंह है। तो अब नारी तो एक ही होगी ना, या बूढ़ी होगी या छोटी होगी, है ना? दो तो नहीं हो सकती हैं। तो इसको बोलते हैं सिलेक्टिव विजन। तो ये इस तरह से हम भ्रमित होते हैं। देखिए यही आंखें तो हमारे वैज्ञानिकों की हैं, तो यही आंखों से जब हम माइक्रोस्कोप में या टेलीस्कोप में देखेंगे तो हम मात तो खा ही सकते हैं। तो अब जैसे प्रकाश क्या है, तो एक साइंटिस्ट बोलते हैं भाई प्रकाश जो है वो वेव है, वो बूढ़ी नारी है, और दूसरे साइंटिस्ट बोलते हैं नहीं भाई प्रकाश जो है वो तो पार्टिकल है, कण हैं, लेकिन वो तो यंग नारी है। तो ऐसे हम दशकों तक वाद विवाद करते रहेंगे कि भाई लाइट क्या है, बूढ़ी नारी है, छोटी नारी है। तो ये वाद विवाद तो चलता रहेगा, लेकिन जो तथ्य हमको समझना है कि भाई हम भ्रमित हो जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे लग रहा है कि एक त्रिकोण है, एक ट्रायंगल है, लेकिन यहाँ पे कोई ट्रायंगल नहीं है। इसको बोलते हैं इमेजिनेटिव विजन। यही आंखें हमारे वैज्ञानिकों की जब माइक्रोस्कोप में देखेंगी, टेलीस्कोप में देखेंगी, तो ऐसे कई आकृतियां दिखाई देंगी जो वास्तविकता में है ही नहीं। और एक चित्र देखिए, इसमें हम देख रहे हैं कई सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। तो हमारी आंख हो सकता है सब चीजों को नहीं पकड़ पाए। इसको बोलते हैं कॉन्टेक्चुअल विजन। ये भी एक भ्रम का उदाहरण है। तो इसके बाद हो गया मिस्टेक, हम गलती कर देते हैं, ये और एक दोष है भाई। और हमारे साइंस में, विज्ञान में भी ऐसा हो चुका है। पहले दिमाग को सोचते थे कि खून को ठंडा करने का काम करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को सोचते थे ये तो कुछ काम का ही नहीं है। तो अंतरिक्ष के बड़े बड़े कैलकुलेशन में एक हबल कांस्टेंट यूज होता है, लेकिन वो कांस्टेंट इतनी बार चेंज हो गया है, वैज्ञानिकों ने उसका नाम भी बदल दिया है, उसको हबल वेरिएबल नाम दे दिया है कि भाई वो वेरी करता रहता है, कांस्टेंट तो है ही नहीं। तो हम देखेंगे कि जो मिस्टेक है वो बहुत ही इनोसेंट नहीं है। मिस्टेक से बहुत गड़बड़ हो सकती है, हानिकारक है। जैसे जब मेडिकल मिस्टेक होता है,
अमेरिका में 90,000 लोग मर जाते हैं मेडिकल मिस्टेक की वजह से हर साल। भारत की गणना नहीं करी है हमने, समझ सकते हैं और ज़्यादा हो जाएगा। तो मेडिकल मिस्टेक से बहुत परेशानी है। और इसके ऊपर और एक दोष है, वो दोष है कि हम जो हैं चीटिंग कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी का, तो महाशय डार्विन ने बताया कि भाई एक स्पीशी दूसरे स्पीशी में बदल गई, करोड़ों साल लगे, लेकिन फॉसिल में उसका प्रमाण निकलेगा। तो मतलब एक ऐसा फॉसिल निकलेगा जो कि दो स्पीशी के बीच का स्पीशी हो। तो अब डार्विन का एक तथ्य था कि भाई जो होमोसेपियन हैं, जो आजकल के मानव हैं, वो एक बंदर से आए हैं। तो 1912 में एक प्रूफ मिला, एक ह्यूमन खोपड़ी, लेकिन उसका जो दांत था, उसका जो जबड़ा था, वो एक वानर का था, एक चिंपैंजी का था। 41 साल के बाद समझ में आया कि वो जबड़ा भी ह्यूमन है, मानव का है, उसका स्कल भी मानव का है, लेकिन जबड़े को फाइल किया गया था चीटिंग के लिए। इस प्रकार से अनगिनत ऐसे वैज्ञानिक हिस्ट्री में इस प्रकार के केसेस हुए हैं जब चीटिंग हुआ है। तो अब ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो तो हो गया ऑब्जर्वेशन के बाद होता है हाइपोथेसिस, उसको समझना, उसका चित्रण करना, उसको आकृति देना, उसको बोलते हैं गेस वर्क। भाई ये ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, है ना। डॉट्स को कनेक्ट करके एक कहानी बनाना को बोलते हैं अनुमान। अब जैसे सड़क के किनारे घर से बहुत शोर आ रहा है, बहुत लोग चिल्ला रहे हैं, तो हो सकता है लोग लड़ाई कर रहे हों या टीवी देख रहे हों, लेकिन ठोक के देखेंगे दरवाज़ा खोल के तो समझ में आएगा भाई ड्रामा का प्रैक्टिस कर रहे हैं। अनुमान क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब डार्विन अपने किताब में ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में चार्ल्स डार्विन महाशय लिखते हैं कि भाई स्पेकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने अलग अलग स्पीशीज के चित्रों पे ध्यान किया और स्पेकुलेट किया कि ऐसा हो सकता है। तो ऐसा उन्होंने एक अपने लेटर में लिखा 1857 में। तो जैसे एक उदाहरण स्पेकुलेशन का कि डार्विन बताते हैं कि एक व्हेल कैसे आ गई। तो बोले कि एक भालू था, भालू को खाना नहीं मिल रहा था, ज़मीन पे चला गया पानी में खाना मिल गया, बहुत खुश हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा समय पानी बताने लगा, उसके बच्चे और ज़्यादा समय, उसके जब बच्चे और ज़्यादा आकर्षक हो गए, ऐसे बच्चे कर करके वो व्हेल बन गए। उसके आगे की पीढ़ी में व्हेल आ गया, व्हेल जो कि पानी से बाहर निकल ही नहीं रहा है क्योंकि पानी में इतना खाना है, बाहर आने की जरूरत। तो उदाहरण है अनुमान का। तो अब बात यह आती है कि प्रत्यक्ष और अनुमान पे यदि जीवन बिताएंगे तो नॉलेज, वास्तविक नॉलेज, ज्ञान तो इतना है, क्योंकि हमारे सेंसेस, हमारी इंद्रियां लिमिटेड हैं ना, तो इतना ही मिला हमको। उसके ऊपर हम भ्रमित हो गए, इतना कम हो गया, इतना बचा। उसके ऊपर हमने गड़बड़ कर दिया, गलती कर दिया, इतना कम हो गया। उसके ऊपर हमने चीटिंग कर दिया और इतना कम हो गया, अब बचा इतना। उसके ऊपर हमने मनगढ़ंत कहानी बना दिया, अनुमान कर दिया, इतना ही बचा। तो कहाँ ज्ञान जो है इतना है, हमको मिला इतना, और फिर हम बोल रहे हैं भाई हमारा जीवन परिपूर्ण क्यों नहीं है, जीवन में खुशहाली क्यों नहीं? अरे कैसे होगी, इतना ही तो मिला बाबू। तो इसलिए प्रत्यक्ष अनुमान पे जीवन आधारित करने से परेशानी होता है। जैसे देखिए बिस्लरी, अब बिस्लरी को 6 महीने रखें तो उसके अंदर पानी जो है जहरीला हो जाता है। मोबाइल, अब मोबाइल के बिना जीना मुश्किल है, लेकिन मोबाइल में हानिकारक रेडिएशन होते हैं। अब उससे बात करेंगे ज़्यादा तो दिमाग में असर पड़ेगा, इधर रखेंगे जेब में तो हृदय पे असर पड़ेगा, इधर रखेंगे नीचे तो वहाँ के उधर हानिकारक प्रभाव होगा। तो प्रश्न उठता है कहाँ रखें भाई उसको। जब पहली बार पृथ्वी पे ये बुबोनिक प्लेग की महामारी आई थी तो यूरोप में आई थी, तो यूके से स्टार्ट हुआ था। तो वैज्ञानिक गण बहुत कोशिश किए, निष्कर्ष निकाले कि भाई
प्लेग जो है कैट की वजह से होता है, बिल्ली की वजह से। तुरंत सरकारों ने निर्देश दे दिया बिल्लियों को मार दिया जाए, मार दिया गया। तो वैज्ञानिक गण अपना पसीना से पहुंच ही रहे थे, थोड़ा सोए ही थे ना, चैन की सांस लेके। इतने में समझ में आया 2-4 दिन में कि प्लेग और ज़्यादा महाकाय रूप में बढ़ गया है, 100 गुना बढ़ गया है, हाथ से बाहर चला गया है। फिर से वैज्ञानिक दौड़े दौड़े आए ना, फिर से रिसर्च करने लगे, सोचने लगे कहाँ गड़बड़ कर दिया। और कुछ दिन के बाद बताया अरे सॉरी गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वो प्लेग क्या है वो बिल्ली की वजह से नहीं चूहे की वजह से होता है, सॉरी। लेकिन अब बड़ी समस्या होगी सरकारों के, चूहे को कैसे मारा जाए, क्योंकि अब बिल्ली तो है ही नहीं चूहे को मारने के लिए, बिल्ली को तो पहले ही खात्मा कर दिया गया है। तो इस प्रकार से रिसर्च में हम देखेंगे बड़ी समस्याएं होती हैं। कई बार हम एक समस्या का हल निकालते हैं, उस हल से दूसरी समस्या चालू हो जाती है। एक समस्या का हल निकालने से दूसरी समस्या चालू हो जाती है। जैसे कंप्यूटर एक समस्या का हल है, लेकिन कंप्यूटर में बैठने से क्या होता है, इधर आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस सब कुछ हो जाता है, कंप्यूटर इंजीनियर्स को कई बार हो जाता है। तो एक समस्या से दूसरी समस्या आ गई। जैसे देखेंगे टेलीविज़न, तो टेलीविज़न अच्छा है लेकिन लोगों को आसक्ति हो जाता है। एंटरटेनमेंट, हाँ भाई एंटरटेनमेंट ठीक है बात है ना, आदमी रिफ्रेश हो जाता है, लेकिन आसक्ति के कारण करियर भी बर्बाद हो जाता है। बच्चों का चरित्र भी खराब हो जाता है, क्योंकि इतने हिंसाकारी और इतने सेंचुअल सीन्स देख देख के उनका वृत्ति, उनके मनोवृत्ति में, के चरित्र में उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ये हो गई बात। बायोजेनेटिक इंजीनियरिंग में किसी भी मौसम में कोई भी सब्जी, कोई भी फल आता है, लेकिन फल में स्वाद नहीं, सब्जी में स्वाद नहीं। आप देखेंगे इतना लाल सुर्ख एप्पल आएगा, ऐसा उसको ऐसा लगेगा कि खा लें, और खाएंगे तो देखेंगे कोई जूसी नहीं है, थर्मोकोल चबाने की तरह ड्राई हो जाता है। तो ये परेशानी है। यहाँ तक कि हम आगे देखें तो हम देखेंगे कि भाई एक परेशानी का जो समाधान है वो परेशानी से भी बढ़कर महाकाय है। जैसे हम देखेंगे पेस्टिसाइड बनाया गया एक फसल का समस्या का समाधान करने के लिए। पेस्टिसाइड से तो ज़मीनी बंजर हो जाता है, किसानों को कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं, और जो उपज आती है उसमें भी केमिकल्स रहते हैं, उससे जो खाने वाला है उसको भी बीमारी हो जाता है। इतना महाकाय। अब होम लोन की बात देख लीजिए या क्रेडिट कार्ड की बात देख लीजिए। पहले लोग 100 रुपये निकालते थे, जेब से दर्द होता था, है ना। अभी क्रेडिट कार्ड में पता नहीं लगता कितना निकल गया, दर्द ही नहीं होता है। आदमी हीरो की ग्राफिक रहता है कि हाँ भाई क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, निकाल लीजिए, शॉपिंग कर लीजिए। और पत्नी कर लेती है स्वाइप, मंडे ट्यूसडे को जाके ऑफिस में 1.5 लाख का बिल आ जाता है एकदम से ना, 2 महीना लगता है उसका पूर्ति करने में। तो ये देखिए एक समस्या, उसका समाधान समस्या से भी ज़्यादा महाकाय, हानिकारक। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि प्रत्यक्ष और अनुमान पे आधारित जीवन आधारित करना सही नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है उसमें। तो हम देखेंगे भाई एक मोबाइल आता है, उसका मैन्युफैक्चरर एक मैनुअल देता है कि वो मोबाइल को कैसे इस्तेमाल करना है। एक सिम के साथ भी मैनुअल आता है। क्या वो भगवान जो कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, वो इतने महाकाय विशाल प्रकृति सृष्टि को हमको दिए हैं, प्रदान किए हैं, उसके साथ मैनुअल नहीं देंगे क्या? तो मैनुअल भगवान ने दिया है, लेकिन वो मैनुअल को समझने के लिए हमको तीसरा प्रमाण समझना होगा। तो भाई प्रत्यक्ष और अनुमान तो हमको सीमित कर देते हैं, हम ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते पूर्ण रूप में। तो ये हो गया अंधकार, लेकिन उस अंधकार से बाहर निकलने का तरीका है, वो है ये तीसरा प्रमाण जिसको हम बोलते हैं शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब एक प्रामाणिक अथॉरिटी से सुनना। जैसे आप प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं इंटरनेशनल, और स्वीडन के प्रेसिडेंट बगल में बैठे हैं, आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन किसी ने बता दिया, तब आप सोचेंगे मैं ऑटोग्राफ ले लूँ, सेल्फी ले लूँ, सोशल मीडिया में अपलोड कर दूँ, है कि नहीं?
तो एक प्रामाणिक स्तोत्र से सुनना वही है शब्द प्रमाण का नींव। अब जैसे सब बोला जाता है कि एक बालक को यदि पता करना है कि उसके पिताश्री कौन है, तो जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग करेंगे। एक व्यक्ति का जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग 5 मिनट माने तो 800 साल लग जाएंगे, और उसके बाद 200 ऐसे जेनेटिक फिंगरप्रिंट्स होंगे जिसमें सारी मशीन्स हाथ जोड़ देंगे कि अब इसके बाद हम इसको उसके अंदर भेद नहीं बता सकते हैं। तो ये हो गया इंडक्टिव अप्रोच कि हम खुद से निकाल लेंगे। लेकिन यदि माता से पूछें तो आराम से पता चल जाता है और तुरंत ही पता चल जाता है पिताश्री कौन है। इसी प्रकार से प्रकृति हमारी माता है, वेद हमारी माता है, और वेद हमको बताते हैं कि हमारे पिताजी कौन है। श्री भगवान हमारे पिताजी हैं। तो वेद हमको जीके देते हैं भगवान का ज्ञान। तो वेदों का जो ज्ञान है वो एक यूनिवर्सिटी की तरह है, एक विश्वविद्यालय की तरह है। जैसे हम देखेंगे कि एजुकेशन में बोर्ड्स होते हैं, एजुकेशन के बोर्ड होते हैं। जैसे 12वीं क्लास में हम देखेंगे आईसीएसई होता है, सीबीएसई होता है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भगवान ने 4 सब बोर्ड बनाए हैं। बोर्ड को संस्कृत में बोलते हैं संप्रदाय, श्री संप्रदाय। उसके फाउंडिंग प्रिंसिपल आचार्य हैं लक्ष्मी जी। ब्रह्म संप्रदाय, उसके फाउंडिंग प्रिंसिपल ब्रह्मा जी। रुद्र संप्रदाय, उसके फाउंडिंग प्रिंसिपल भगवान शिव। और कुमार संप्रदाय, उसके फाउंडिंग प्रिंसिपल 4 कुमार, ब्रह्मा जी के 4 बेटे। तो ये हो गया एक ऑथराइज अफिलिएटेड कॉलेज। कोई भी कॉलेज, कोई भी व्यक्ति अफिलिएशन चाहिए उसको, ये 4 संप्रदाय से। तो अब जैसे एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होते हैं, अब जैसे मान लीजिए एक मेडिकल का कॉलेज है, उसमें एक प्रमाणिक बोर्ड है डॉक्टर्स का। तो वो किसी भी छात्र को सिखाते हैं, परखते हैं, ठीक करते हैं, मरम्मत करते हैं उसका। और जब वो उनको विश्वास हो जाता है कि ये सीख लिया है, उसको भी बोलते हैं भाई तुम डॉक्टर बन गए, अब तुम खुद इलाज कर सकते हो लोगों का। तो इसी प्रकार से एक प्रामाणिक बोर्ड है आध्यात्मिक टीचर्स का, या उसको आचार्य बोलते हैं, गुरु बोलते हैं। तो वो किसी भी छात्र को पढ़ाते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, परखते हैं, और कई दशकों तक इस प्रकार से परखने के बाद जब वो व्यक्ति निपुण हो जाता है उस शास्त्र के ज्ञान में और उसको अपने जीवन में अपनाने में, तो उसको बोलते हैं भाई तुम भी अब लोगों की मदद कर सकते हो आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए। तो ये हो गया प्रोफेसर स्टूडेंट, एक आचार्य और छात्र का संबंध। और रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक्स हैं वैदिक शास्त्र जैसे गीता। तो इस प्रकार से भगवान ने ब्रह्मा जी को, ऐसा भागवतम में वर्णन आता है, ये दिव्य ज्ञान प्रदान किया उनके हृदय में। और फिर ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान आगे सिखाया, प्रशिक्षण दिया, और इस प्रकार से एक गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला चालू हुई। तो ये श्रृंखला बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसमें जो एक आचार्य है किसी भी इस श्रृंखला में, तो वो क्या पढ़ा रहा है या क्या समझा रहा है लोगों को, या लोगों के साथ क्या बांट रहा है, जो उसने अपने गुरु से सुना और अपने जीवन में पालन किया वही ना बांट रहा है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो टीचर है या आचार्य है वो खुद 100% आध्यात्मिक निपुण नहीं भी हो, लेकिन वो जो ज्ञान बोल रहा है क्योंकि उसका स्तोत्र सही है, वो ज्ञान में शक्ति है, और वो ज्ञान अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, अपने जीवन में पालन करेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि वो ज्ञान अल्टीमेटली भगवान से आ रहा है। तो ये बात को समझना जरूरी है। तो ज्ञान अल्टीमेटली भगवान से आता है। तो इस प्रकार से गुरु शिष्य श्रृंखला में ये दिव्य ज्ञान शब्द प्रमाण संचारित होता था। लेकिन 5000 वर्ष पूर्व व्यासदेव को समझ में आया कि कलयुग में लोगों का बुद्धि जो है, स्मृति है, वो कमजोर रहेगा। तो इसलिए इस ज्ञान को उन्होंने एक लिपि में, अक्षर में लिख कर दिया, और वो लिखे हुए ग्रंथ उनको बोलते हैं वेद। तो वो शब्द प्रमाण है ये। तो ये वेद होने से और भी अच्छा हो गया है कि अब यदि कोई भी गुरु कुछ बता रहे हैं तो हम वेद शास्त्र को पढ़ के उसको परख सकते हैं कि सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। तो ये है वैदिक
तो ये है वैदिक ओशियनिक ओशन, एक समूह जिसमें श्रुति है, श्रुति होता है भगवान के भगवान के शब्द, और स्मृति होता है आचार्यगण के टिप्पणियाँ भगवान के शब्दों को। तो श्रुति जो होता है माँ के समान है, जो कि इंस्ट्रक्शन दे देती हैं बालक को, लेकिन स्मृति जो है बड़ी दीदी के समान है, वो माँ के बोले गए वचनों को और समझाती हैं कि बालक कैसे अपने जीवन में अप्लाई कर सकता है, अपने जीवन में कैसे पालन कर सकता है। तो अब हम बोले ये तो बात ठीक हो गई, हम समझ गए कि भाई शब्द प्रमाण जो है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या उसको आंख बंद करके अपना लें? और आपने बोला भाई अनुमान और प्रत्यक्ष अनुमान जो है वो इनकम्प्लीट है, तो क्या उसको पूर्ण रूप से उसको त्याग कर दें, क्या करें? तो उत्तर इस प्रकार से है कि जैसे कुछ 6 अंधे छात्र यदि वो बैठ के एक आंखों वाले व्यक्ति से सुन लेते, जैसे हम पहले भी कह रहे थे, और उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते, तब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता। तो सुनने की जो प्रक्रिया है वो है शब्द, क्योंकि उन्होंने सुना एक व्यक्ति से जिसके पास आंखें हैं, और उसके बाद प्रत्यक्ष अनुमान को लगा सकते हैं ये जांचने के लिए कि वो सही था कि नहीं जो सुना। तो शब्द को अंधे रूप से अपनाने की जरूरत नहीं है। हम शब्द को सुनने के बाद, शब्द हमको डायरेक्शन देता है, उसको सुनने के बाद हम प्रत्यक्ष अनुमान लगा सकते हैं ये टेस्टिफाई करने के लिए कि ये सही है कि नहीं। तो प्रत्यक्ष अनुमान दूसरे नजरिए से देखा जाए तो प्रत्यक्ष अनुमान इनकम्प्लीट हैं, लेकिन प्रत्यक्ष अनुमान को शब्द का गाइडेंस मिल जाए तो वो कंप्लीट हो जाते हैं। उनका भी एक यूटिलिटी है, एक सार्थकता है हमारे जीवन में, लेकिन शब्द पहले आना चाहिए। शब्द सबसे पहले आना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण। शब्द ज्ञान पहले आना चाहिए। तो इस प्रकार से हमको जीवन में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है, एक बड़े हृदय से काम करना है, संकीर्ण नहीं बनना है अपने सोच में। यदि हम बोलें कि नहीं भाई ये जो मेरा है प्रत्यक्ष अनुमान, इससे मुझे समझ में आया यही है और कुछ नहीं है, तो फिर हम संकीर्ण बन रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि इनकम्प्लीट कंप्लीट है, वो तो इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया वो तो। इसी प्रकार से वेद शास्त्र हमको जीवन शैली समझा रहे हैं। तो यदि हम उसको सुन के पालन कर लें तो हम देख सकते हैं कैसे वो सही है। तो ये है बुद्धि, ये है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। एक उदार हृदय का, एक उदार दृष्टिकोण का व्यक्ति बनना है, संकीर्ण नहीं बनना है, कठोर नहीं बनना है। तो जैसे कई बार इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें बोला गया है कि ये सब चिप कनेक्ट कीजिए, 50 कनेक्शन करिए, तो 40 करके बैठ जाए, कुछ नहीं आने वाला है परिणाम। 50 मतलब 50। इसलिए वेद शास्त्र बहुत सारे इंजंक्शन बताते हैं कि भाई ये जो एक्सपेरिमेंट है जीवन को सार्थक बनाने का, इसको करने के लिए ये सब एक्सपेरिमेंट कीजिए। तो यदि हम तल्लीनता से, मग्न से, निष्ठा से वो अपने जीवन में पालन करें, तो हम देखेंगे कि वो पालन करने मात्र से हमारा रिजल्ट जो है वो एकदम बराबर अच्छा आ जाएगा, परफेक्ट आ जाएगा, और हमारा जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। आजमा के देखिए वेद शास्त्रों के ये शिक्षाओं को, और अपना जीवन सार्थक बनाइए। धन्यवाद।